वो लोग, आप समझ सकते हैं, कमजोर फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग हैं जो लोन ले रहे हैं। तो हम यही आज आपको सिखाएंगे इस टॉपिक में कि ईसीएल मॉडल क्या है। अमूमन मैंने समझा दिया, थोड़ा डीप में चलेंगे। आरबीआई इसे क्यों ला रहा है और क्यों इसे भारत की इकोनॉमिक रियलिटी के अनुसार टेलर करना आवश्यक है, यानी कटिंग करनी आवश्यक है। आई होप आप समझ गए। तो ये सारे विषय जिन पर आज हम लोग बातचीत करेंगे, और ये पूरा का पूरा डिस्कशन मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग डिटेल में करने जा रहे हैं। और डिटेल एनालिसिस के लिए जो भी बच्चे बाद में मेरा लेक्चर देखें वो ध्यान रखें, इसी अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर आपको इसका पूरा डिटेल सुबह 9 बजे लाइव होता है, और उसके बाद भी फ्री में यह लेक्चर यहां हमारे ऐप पर रहता है। आप आकर के आसानी से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा कभी कभी सर्च करने में आपको दिक्कत होती है चूंकि फर्स्ट टाइम, बाकी बहुत इजी आपको यहां पर यह मिलता है, पूरा फ्री है, याद रखेंगे। अब आते हैं, द यूएन मैटर्स एज अ सिंबल ऑफ पॉसिबिलिटी, संयुक्त राष्ट्र संभावना के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण है। मुद्दा आपके सामने है, आप जरा देखें, एक एक चीज आप पढ़ें बच्चों, ठीक है। चलिए अब आपका काम स्टार्ट होता है, चूंकि और मुझे लगता है कि आप, अगर मैं यूएन वाला टॉपिक ना भी पढ़ाऊं तो भी आप उड़ा देंगे, क्या ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूं? बोलिए, क्लियर हो गया? बोलते चलिएगा बच्चे। जुनेद कह रहे हैं कि ऐप के ऊपर नहीं मिलता सर। बच्चों क्या ऐप पे क्लास नहीं मिलती, एक बार बताएंगे मुझे। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आती सर्च करने में, मैं बताऊं फिर टीम को। तो फिर ये कैसे मिल रहा है आप लोगों को? एक मिनट, इस बात को हम लोग क्लियर करें, फिर ये कैसे मिल रहा है? अभी तो आप लोग देख रहे हैं ना। नहीं मिलती हैं बेटे, लेट मिलती हैं। हाँ ठीक, ये मैं बता रहा हूं, चूंकि जैसे ऐप पर क्या होता है, लाइव क्लास नहीं मैं बताता हूं, रिकॉर्डेड आपको मिलती है, लेकिन लाइव क्लास चूंकि मेरी लंबी होती है तो ऐप पे डाउनलोड होने में, प्रोसेस होने में समय लगता है। ध्यान से समझिएगा। तो आप अगर उसको 11 बजे सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, यानी उसमें लेट लगता है, 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं। बिल्कुल आप फ्री सेशन, एक हमारा टाइटल उसमें आइएगा, यानी हमारा ऐप डाउनलोड करिए, फ्री सेशन का एक कॉलम है, उस फ्री सेशन के कॉलम में आई, वहां पर आपको हिंदू मिल जाता है। ठीक है, देखना चाहिए आपको ऐप पे आकर के। हम लोग तो 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में इस टॉपिक को आपको देखने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, शशि थरूर साहब ने इसको लिखा, यानी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। और ये शब्द आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है कि भाई यूएन में स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हैं, संरचनात्मक सीमाएं हैं। देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है, यानी कि उसके संरचना में समस्या है। संरचना मतलब जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर का होना और कुछ लोगों के पास ही होना, ये सब स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस है। तो दोनों चीजें हैं, कितना बढ़िया, संरचनात्मक सीमाएं हैं, लेकिन यह मानवता की संभावनाओं का प्रतीक है। यानी अगर ह्यूमैनिटेरियन निगाह से देखेंगे तो आज भी इसकी रेलिवेंसी बहुत ज्यादा बनी हुई। तो दोनों बातें, प्रासंगिकता में भाई संरचनात्मक सीमाएं हैं लेकिन मानवता की संभावनाओं का प्रतीक है, दोनों आपको एंगल यहां पर देखने को मिल गए। अब सिलेबस बताने की जरूरत नहीं है, मेन तो यही हो गया। महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान संस्थाएं, तो यूएन इसके अंतर्गत आ गया। और ऑब्वियस है विकसित देशों का इस पर इंपैक्ट है, यूएन और उसकी एजेंसीज पर, तो उसका भारत के हितों पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। फिर ऑब्वियस है यूएन, उसकी संस्थाएं अगर बेहतर काम करती हैं, शांति की स्थापना होती है तो इकोनॉमी को भी मदद मिलती है, नहीं कर पाती हैं तो युद्ध होते हैं और उसके कारण से पूरे विश्व की इकोनॉमी को नुकसान होता है, तो भारत की इकोनॉमी को भी नुकसान होता है। इसलिए सिलेबस भी लगा दिया गया है, जीएस पेपर फॉर इथिक्स आप देख सकते हैं।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता, ठीक है, तो ये पहली यूनिट में भी आ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ 6th यूनिट में भी आएगा। पहली यूनिट में भी अंतरराष्ट्रीय नैतिकता किस में आएगा, ध्यान से समझिएगा। पहली यूनिट में आएगा डायमेंशन ऑफ एथिक्स में, यानी नीति शास्त्र के आयाम की जो यूनिट है ये वाली। तो नीति शास्त्र के बहुत से आयाम हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स है, संवैधानिक नैतिकता है, पर्यावरणीय नैतिकता है, उसी में अंतरराष्ट्रीय नैतिकता। तो आप चाहे यहां पढ़े चाहे यूनिट 6 में, तो सीधा लिखा हुआ अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की स्थापना के दृश्य यूएन की महत्वपूर्ण भूमिका बताने की मुझे जरूरत नहीं। फिर देख सकते हैं अब बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सॉवरेन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन कैसे कमजोर हो रहा है। फिर इसके बाद ऑब्वियस है यूएन में सुधार की प्रक्रिया 2025 में, आप देखिए यूएन में सुधार प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है, देख लीजिए। तो यूएन के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। 1996 में पूछा गया था, माफी चाहूंगा मैंने शायद 2009 बोल दिया था, और अक्सर मैं ये बोल देता हूं कि 2009, क्योंकि कुछ प्रश्न सिमिलर मेरे दिमाग में घुसे पड़े रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएनओज रिफ्लेक्ट प्रेजेंट रियलिटीज। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे, और इसी पृष्ठभूमि में अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा विस्तार से, ठीक है। नहीं अच्छा, एक बार सब बच्चे लिख लेंगे। नगमा के द्वारा ये बताया गया है कि फ्री सेशन में एक फोल्डर है न्यू IQIP, उसमें मिलेगा आपको सारा न्यू क्लास। तो प्लीज आप लोग भी लिख लीजिए कि फ्री सेशन में एक फोल्डर है न्यू IQIP, उसी में मिलता है। लेकिन इसको आज मैं और भी कुछ नए नाम से इसका नामकरण करवा दूंगा, जिससे कि आप इसको बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकें। क्या कर सकें? बहुत अच्छे ढंग से इसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा पॉइंट चेंज कर लूं। चलिए, आप लोग कह रहे थे थोड़ा लिखते समय मेरे जो शब्द होते हैं वो छोटे होते हैं, थोड़ा बड़ा लिखूं अब फ्री हैंड लेक्चर में, चूंकि यही आपकी समझ को मजबूत बनाएगा और रिजल्ट तक आपको ले जाएगा। थोड़ा शब्द आज से बड़ा कर देता हूं, जिससे आपको और अच्छे से समझने का मौका मिले, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन, मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम एक नाम दे सकते हैं क्या? इंसानियत की उम्मीद की कहानी। इंसानियत की उम्मीद की कहानी। तो इससे आप इसकी प्रासंगिकता और इन सब विषयों पर अच्छा लिख पाएंगे। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, फिर से आपसे एक प्रश्न है कि अगर आज यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ना होता, आप विचार कीजिए कौन शांति सैनिक, पीस कीपर्स कांगो में या सूडान में लोगों की जान बचा रहे होते? पहला। दूसरा, कौन बच्चों को टीके लगवा रहा होता? तीसरा, कौन भूखों को खाना पहुंचा रहा होता? जबकि आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हैं तो बहुत विषम परिस्थितियां। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब दो देश युद्ध कर रहे हो, ए और बी, तो कौन शक्ति के बजाय नैतिकता की बात करता है, पावर के बजाय एथिक्स की बात करता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए आज का टॉपिक है यूएन मैटर, यानी यूएन आज भी प्रासंगिक बना है इन सभी प्रश्नों की पृष्ठभूमि में। यानी संयुक्त राष्ट्र आज भी संभावनाओं का प्रतीक है। अब संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन आज भी संभावनाओं का प्रतीक है, आज भी संभावनाओं का
प्रतीक है, जब आप इसे पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑब्वियस है इसका अगर हम पूरा बैकग्राउंड देखें तो शायद और अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों ये संभावनाओं का प्रतीक है। एक्चुअल में इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना और स्थापना के समय इसका जो एम यानी जो उद्देश्य रहा है, अगर हम ये दोनों चीजें समझ लेते हैं तो चीजें हमारे लिए, तो इसकी स्थापना 1945 में होती है मेरे प्यारे बच्चों, और उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया के सामने घटित हो चुका था। तो हम कह सकते हैं यह संस्था दो विश्व युद्धों की राख से बनी। राख समझते ना, कि दो विश्व युद्धों में सब कुछ जल गया और उसकी राख से यह संस्था बनी। और उस समय 51 देशों ने इस संस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने कहा अब युद्ध नहीं, शांति का युग होगा। तो जब शांति की बात होती है तो उसकी स्थापना में यूएन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और जैसे ही हो जाती है वैसे यूपीएससी का प्रश्न जीएस पेपर 4 का जिंदा हो जाता है। और वो प्रश्न क्या जिंदा होता है? वो प्रश्न जिंदा होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आज भी शांति, सुरक्षा और समृद्धि, इंग्लिश में पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के प्रमुख आधार माने जाते हैं। आपको समझाना था। तो शांति आप देख सकते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन की अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की स्थापना में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका है, वह आपको मैंने सिखाया कि जब यह बनी तो इसका उद्देश्य ही था विश्व शांति, और जहां शांति वहां सुरक्षा और समृद्धि। तो हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, आप बताएंगे, हम अपने ढंग से आपसे नहीं कहलवाएंगे, क्या आप कह सकते हैं यहां पर कि यूनाइटेड नेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है, यानी यूनाइटेड नेशन मानवता का अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है, आप कह सकते हैं। और 1945 में इसका जन्म होता है यूनाइटेड नेशन के एक चार्टर से। डेट है 24 अक्टूबर, याद रखिएगा। कभी कभी जो महत्वपूर्ण डेट होती जैसे 5 जून एनवायरमेंटल डे, इस प्रकार की चीजें आपसे मैच करने को पूछ ली जाती है। तो 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना होती है, और इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक व्यवस्था में शांति, सुरक्षा, समृद्धि बनाए रखना नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मोरल ऑर्डर बनाना था। याद रखिएगा उद्देश्य क्या था, केवल डिप्लोमेसी नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहे। वर्ड लिखिएगा, मोरल वर्ड ऑर्डर, मोरल वर्ड ऑर्डर, यानी नैतिक विश्व व्यवस्था। जहां नैतिक विश्व व्यवस्था से क्या मतलब होता है? नैतिक विश्व व्यवस्था का मतलब होता है बेटा, जहां युद्ध की जगह बातचीत और घृणा की जगह मानवता हो। दो चीजें महत्वपूर्ण है। यानी जैसे एक फिल्म मैंने देखी थी, तिरंगा फिल्म थी, उसमें एक डायलॉग था, शायद राजकुमार साहब ने कहा था, पहले मुलाकात फिर बात फिर लात। नाना पाटेकर ने कहा पहले लात फिर बात फिर मुलाकात। समझ रहे हैं? तो ऑब्वियस है, जो मैंने राजकुमार साहब वाली अप्रोच बताई, वही अप्रोच यूनाइटेड नेशन की भी अप्रोच थी। अब आता है प्रैक्टिकल एग्जांपल। चूंकि यूपीएससी में आप इतने भाषण से काम नहीं चलेगा। ये तो क्या होता है कि आपको सुनने में अच्छा लगा कि भाई चलो ये हो गया, इसकी स्थापना, उसके पीछे का प्रिंसिपल ये था। लेकिन असली चीज होती है एग्जाम्पल। यूपीएससी में हमेशा कहता है क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, अपनी बातों को जस्टिफाई कीजिए। तो एग्जाम्पल, आप जो भी बात करें अपना एग्जाम्पल, कि भाई हाँ कैसे वो मानवता का अनुबंध है। तो ऑब्वियस है, यानी मानवता के अनुबंध का उदाहरण 1948 में एक संस्था की स्थापना के द्वारा यूएन ने किया। यूएन की संस्था जिसका नाम था यूडीएचआर,
यूडीएचआर क्या? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र जब यह जारी किया गया तो यही शुरू मानवता के अनुबंध के रूप में हमारे सामने आती है। यानी दुनिया को इसके द्वारा पहली बार बताया गया कि हर व्यक्ति को, इरेस्पेक्टिव वो किस देश में है, किस जाति में, किस धर्म में, किस नस्ल में, किस लिंग में है, हर व्यक्ति को सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। और जब इसने बनाया तो विश्व के विभिन्न देशों में मानवाधिकार के लिए कानून बने, संस्थाएं बनी। फिर इसके बाद दूसरा उदाहरण इसकी रेलिवेंसी का आपको याद रखिएगा, 1960 के दशक में आप देखोगे डी कॉलोनाइजेशन। क्या है डी कॉलोनाइजेशन? मतलब क्या हो गया भाई? यानी अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, डचों, इन सब की कॉलोनी से आजादी, यानी एशिया और अफ्रीका के सैकड़ों देश आजाद हुए और इस आजादी का मीडिएशन किसने किया? तो यूएन ने किया। यानी यूएन की मध्यस्थता से उपनिवेशों ने शासित क्षेत्रों को छोड़ा, उन्हें आजाद किया। और एग्जाम्पल जैसे 1971, अब इंडिया का रेफरेंस ले ले, 1971 में जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ तो भारत में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे बांग्लादेश। इन सबको यूनाइटेड नेशन, जो ह्यूमन राइट्स से जुड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने सहायता दी, यानी यूएनएचसीआर की सहायता मिली। तो आप देख सकते हैं ये उसकी स्थापना के समय के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो हम देख सकते हैं यूएन ने अपने शुरुआती दौर में युद्ध रोका, फिर मानवीय विकास और मानवीयता के मुद्दों पर काम किया। ठीक है, जैसे कुछ एक एग्जाम्पल और है, 1999 में ईस्ट तिमोर नामक एक देश हमारे सामने आता है। तो वो जो ईस्ट तिमोर देश आता है, यूएन के नेतृत्व में ही वहां रेफरेंडम या जनमत संग्रह हुआ था और लोकतंत्र की जीत हुई थी। साउथ सुडान 2011 में बना यूएन की सहायता से ही। इसीलिए शशि थरूर साहब ने कहा है इस आर्टिकल में कि यूएन अपूर्ण हो सकता है। बड़ी अच्छी पंक्तियां, उनकी पंक्तियां आप लिखिएगा, यूएन अपूर्ण हो सकता है, अपूर्ण हो सकता है पर अपरिहार्य है। क्या है? यूएन अपूर्ण हो सकता है पर अपरिहार्य है। ऐसा भी सीधा प्रश्न आपसे आ सकता है। अपरिहार्य क्यों है? अब इस विषय पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। अपरिहार्य इसलिए बच्चों की अब दुनिया कैसी है, अब आज की दुनिया, टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया, टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया। तो आज की दुनिया यूनिपोलर नहीं है, एक ध्रुवीय नहीं है, यूनिपोलर नहीं। कैसी है? मल्टीपोलर है, बहुध्रुवीय है। यानी शक्ति किसी एक देश, फॉर एग्जांपल यूएस के पास नहीं है, बल्कि अब चाइना भी उतना ही ताकतवर बन रहा है, भारत भी उतना ही ताकतवर बन रहा है, ब्राजील भी ताकतवर दिख रहा है, साउथ अफ्रीका भी ताकतवर दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मल्टी पोलैरिटी के ब्रिक्स ऐसे देश, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, आप देख सकते हैं ये देश बहुध्रुवीय विश्व के सबसे बड़े प्रमाण है जो यूएन में सुधारों की मांग के बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में देखे जा सकते हैं। फिर इसी प्रकार से दूसरा, अगर आप G20 शिखर सम्मेलन देखें, भारत में 2023 में हुआ और भारत ने यहां पर ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करते हुए या उसकी आवाज बनकर यूनाइटेड नेशन सुधार की दिशा का प्रस्ताव दिया।
इस प्रकार से एक नैतिक नेतृत्व दिखाया। फिर इसके बाद अगर हम यूक्रेन रशिया वॉर को देखें तो हम कह सकते हैं, एक प्रश्न है उसके ऊपर, इस मल्टी पोलर वर्ल्ड में यूएन का रोल अगर आज आप लिखते हैं तो एक पॉइंट ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यूक्रेन रशिया वॉर में वो निष्क्रिय रहा, लिख दीजिएगा, निष्क्रिय रहा, इनएक्टिव रहा, पर बेटा उसने मानवीय सहायता तो पहुंचाई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूएन ने मानवीय सहायता के जरिए संवेदना की आवाज बनकर भूमिका निभाई है। यानी लोगों तक वो मानवीय सहायता युद्ध पीड़ितों के लिए वो ले जा रहा है, उसकी प्रासंगिकता है। इसीलिए मैंने कहा अपूर्ण है बट अपरिहार्य है। आई होप आप ये भी समझ गए कि आज की दुनिया कैसी है और उसमें यूएन क्यों महत्वपूर्ण है। अब आता है इसकी कमियां, यानी जिस जगह से हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था उसी पे वापस आए और यहां पर आपको दिखाएं। 2 पॉइंट आपके सामने आए थे और पहला था कि इसकी संरचनात्मक सीमाएं हैं, लेकिन यह मानवता की संभावनाओं का स्ट्रक्चरल लिमिटेशन एंड इट रिमेन्स अ सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी पोटेंशियल। तो ह्यूमैनिटी पोटेंशियल मैंने दिखाया, स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस क्या है। तो संरचनात्मक असमानता है भाई। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो यूएन में सभी निर्णय लेती है, यूएन के इतने सारे सदस्य, केवल 5 इसके अस्थायी मेंबर हैं जिन्हें हम P5 देश कहते हैं, यानी यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। इन्हीं के पास वीटो पावर होती है। बाकी देशों की आवाज इस वीटो पावर के कारण अक्सर दब जाती है। ये इसका स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस है। यानी अब एग्जांपल आप बहुत सारे दे सकते हैं इस बात का, स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस का, और ये जो वीटो के द्वारा स्ट्रक्चरल लिमिटेशन इसकी दिखाई देती है। जैसे सीरिया, तो सीरिया में मेरे प्यारे बच्चों 2011 में आप देख सकते हैं जो भी नरसंहार हुए, कौन लोग जिम्मेदार थे। इस संदर्भ में रूस और चीन ने खूब वीटो लगाए और परिणाम क्या हुआ, लाखों नागरिक मारे गए। इसी प्रकार से यूक्रेन की अगर बात होती है 2022 में, तो रूस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी, आप देख सकते हैं। यानी यह एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉ, मतलब हम कह सकते हैं कि इररिलेवेंट वाला पॉइंट है जो आपको लिखना है। तीसरा क्या है कि जैसे यूएन की जो निर्णय प्रक्रिया है वो बड़ी धीमी है। यानी फॉर एग्जांपल कोविड-19 को आप याद करिए, यानी 2020 में जब डब्ल्यूएचओ और यूएन को तेज निर्णय लेना चाहिए था, चूंकि डब्ल्यूएचओ यूएन की ही संस्था है, तो वो फंसे रहे, रिपोर्टिंग करते रहे कि आज अभी एक केस आ रहा है। अगर आपने भी देखा, उस टाइम मैं भी हिंदू हिंदू पढ़ा रहा था आप लोग यूट्यूब पे, एक केस आया है, 2 केस आया है, 5 केस आए हैं, 6 केस आए हैं, ऐसा आ रहा था ना, इस डेट को 5 केस, बताओ यार। तो आपको तेज निर्णय लेना था, आते ही इसको वैश्विक महामारी घोषित कर देना था, तो शायद आज इकोनॉमी को इतना नुकसान ना होता, लोगों को इतना नुकसान ना होता। क्योंकि जब 10 पर ही कंट्रोल कर लिया जाता तो 10 लाख बीमार की आवश्यकता क्या पड़ती, पूरे देश की, पूरे विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। ये तो मैं सबसे बड़ा इनका इररिलेवेंट पॉइंट मानता हूं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं संरचनात्मक असमानता यही है कि पहला, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उन्हीं के पास वीटो की पावर है, जिसके कारण अन्य देशों की आवाज दब जाती है। जैसे किसी भी मुद्दे पर ये लोग वीटो कर देते हैं अपने अपने पसंद के देश के परिप्रेक्ष्य में। जैसे सीरिया में रूस और चाइना ने खूब किया, इजराइल के मुद्दे पर अमेरिका दबा करके करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका जो दूसरा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि डिसीजन मेकिंग में स्लो है। क्यों? मतलब यूएन की जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, वो धीमा काम करती है। उदाहरण मैंने कोविड का दे दिया कि जब डब्ल्यूएचओ और यूएन को तेज निर्णय करने थे, उन्होंने केवल रिपोर्टिंग की। तीसरी इनकी स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है बच्चों, वो है ये फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी इनके पास अपने धन के स्रोत नहीं है। तो ऑब्वियस है यूएन की जो अधिकांश फंडिंग होती है वो विकसित देशों से आती है, तो ऑब्वियस है।
जब आपके पास पैसा नहीं तो आप जो दूसरा कहेगा वैसे करेंगे। और यही दिखा था 2018 में। फॉर एग्जांपल यूएनआरडब्ल्यूए जो संस्था है मेरे प्यारे बच्चों, जो फिलिस्तीन में सहायता का कार्य करती है यूएन की, उसकी फंडिंग अमेरिका ने रोक दी। तो फिलिस्तीन को भाई सहायता कहां से मिलेगी, यूएन के पास पैसा नहीं है। तो ये इसके स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हैं। मजा आया, समझ पाए? लेकिन ऑब्वियस है दूसरा पार्ट था सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी पोटेंशियल, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ह्यूमैनिटी में कैसे, जहां पर भी युद्ध या संघर्ष की स्थिति होती है वहां पर ये क्या करता है, वहां पर शांति सेना भेजता है। 1948 से अब तक पीस कीपिंग में इसने लगभग पूरे विश्व में 70 से ज्यादा मिशन भेजे। भारत भी इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है पीस कीपिंग फोर्स का। कांगो में, सूडान में, लेबनान में, माली में भारत के सैनिकों ने शांति सैनिक के रूप में यूएन की बड़ी भूमिका निभाई। तो ये सारी चीजें हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। इतना ही नहीं, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, यूएनएचसीआर हो गया, ये तीनों संस्थाएं दुनिया की मोरल सोल है, यानी नैतिक आत्मा है कि नहीं, है कि नहीं। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम कर रहा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भूख पे काम कर रहा है, यूएनएचसीआर मानवता के विरुद्ध जो भी अपराध हो रहे हैं उनको रोकने और उस दिशा में मानवीय सहायता के लिए काम कर रहा है। और इसीलिए आप देखोगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला। यूनिसेफ के द्वारा ही हम भारत में पोलियो उन्मूलन देख पाते हैं। तो ये इसके पॉजिटिव्स हैं। इसके अलावा पॉजिटिव्स में जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर आज हम देखें तो 30 जो मतलब 17 मेन, उसके साथ और भी जो एसोसिएटेड टारगेट तय किए गए, उससे विश्व के विभिन्न देशों को अपनी नीतियां बनाने में मदद मिल रही कि जीरो हंगर के लिए क्या करना है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए क्या करना है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या करना है। जैसे इंडिया का अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने इंडिया की आती है, क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो भी तो हमको प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे हाँ सर कर रहे हैं। इसके अलावा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 जलवायु न्याय की दृष्टि से अभी तक का सबसे अच्छा वैश्विक समझौता, ये सब इसी की उपलब्धि है। तो आई होप आप समझ गए, इतने सारे पॉइंट हो गए और सारा मुद्दा आपको क्लियर हो गया यूएन का। और अब यहां पर आता है कि भाई चलो कमियां हैं, यानी जो भी समस्याएं हैं, अब उसका समाधान क्या होगा, यानी हम क्या कर सकते हैं इसको बेहतर बनाने। तो मेरे बच्चों याद रखिएगा, एक निबंध पूछा था 2014 में, या आप डेट को थोड़ा सा 14-15, 14 ही है वैसे, किसी भी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। तो जब भी हम सुधार या समाधान पे बात करते हैं तो भाई इनकी लीडरशिप थोड़ी ताकतवर होनी चाहिए। लीडरशिप एकदम कमजोर रहती है, जैसे कोफी अन्नान साहब बहुत तेज तर्रार थे, वान की मून साहब भी तेज तर्रार थे, उसके बाद आप समझ सकते हैं। तो यूएन को क्या करना है, संस्था से आत्मा बनना है। तो इसके लिए संस्था से आत्मा कैसे बने, तो आत्मा बने नंबर 1 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके, चूंकि उसमें कमी है। तो वही है भाई कि जो अस्थायी सदस्यता है वो भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील ऐसे देशों को भी दी जाए। जो बीटो सिस्टम उसकी समीक्षा की जाए, जो मानवीय मामले उस पर बीटो कतई ना चले। फिर इसके बाद जो डिसीजन प्रोसेस उसको तेज किया जाए, यानी तेज निर्णय तंत्र बनाया जाए। महामारी या युद्ध जैसी स्थिति में क्या हो, तेजी के साथ नीति पर फैसले हो। ये यहां पर कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, आई होप आप समझ गए, तो बताने की अब जरूरत नहीं। ठीक है, भविष्य में यूएन को किन किन चीजों पर काम करना होगा, एक तो मल्टीलेटरलिज्म पर इनको काम करते रहना पड़ेगा। दूसरा, डिजिटल एंड क्लाइमेट एथिक्स को केंद्र में लाना पड़ेगा और नैतिक नेतृत्व को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। तभी जाकर के हम बेहतर ढंग से यूएन की प्रासंगिकता को आगे बढ़ा पाएंगे, हम मतलब यूनाइटेड नेशन के लोग। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, जो शशि थरूर साहब ने इस आर्टिकल में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र शक्ति का किला नहीं है। शब्दों का चयन देखिए, बंदा क्या लिखता है, संयुक्त राष्ट्र शक्ति का किला नहीं है, मानवता का मंदिर है। गजब भाई,
यूएन हमें यह दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बम या पैसा नहीं, बल्कि विश्वास, सहयोग और नैतिकता, ये तीन है। जब तक भूख होगा, जब तक युद्ध होगा, जब तक अन्याय होगा, संयुक्त राष्ट्र हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा। पर उसे अब सिर्फ सुधार नहीं, एक मोरल रेनेशा यानी नैतिक पुनर्जागरण की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम से क्लियर हो गया? सब बच्चे बताएं, मैं कमेंट आप लोगों का देख रहा हूं, फटाफट बताइए मुझे। चलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है, अब जरा आइए इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए अगर क्लियर हो गया तो। चलिए पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए चलिए भाई, पढ़िए पढ़िए, मैं हट जाता हूं पीछे। चलिए पढ़िए। चलो भाई, 21वीं सदी में मुकेश करे सर एक बात बताओ, यहां पड़ोस में डेली डिब्बा तेज वॉइस में डिब्बा डिब्बा बजता है, क्या करें इनका अब भी बज रहा है डिब्बा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया, अभी इनका भी उत्तर मैं देता हूं। हालांकि इन सब चीजों की समस्या का समाधान आपको करना चाहिए, लेकिन चलो, इनका कहना है इनके घर के आसपास शोर होता है। ऐसी परिस्थिति में ये क्या करें? देखिए, पहली बार तो अगर आपको लगता है कि अच्छे लोग हैं, समझाने से मान जाएंगे, कोई धार्मिक मामला उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उनसे जाकर के रिक्वेस्ट कीजिए कि पढ़ाई का समय होता है। लेकिन अगर उनका कोई अपना इस प्रकार का एजेंडा है, तो क्या करना है भाई? कि अब बंद नहीं हो सकता, कोई धर्म कल्चर का मामला है, तो आप तो फिलहाल अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लड़ नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे हम लोग जब शूटिंग करते हैं, यानी मेरे गेम में, तो एक नॉइज कैंसलेशन जो है ईयर प्लग आता है, नॉइज कैंसलेशन, तो आप वो बाजार से खरीद लीजिए। स्पोर्ट्स के लिए तो काफी महंगे होते हैं, लेकिन आपको सिंपल मिल जाएंगे 1500 में। तो उसको आप कान पे लगा करके आराम से पढ़ते रहिए जब तक उनका डिब्बा बजता है। आपको और फायदा होगा, आसपास की और भी आवाज नहीं आएगी। मैं तो लगभग 2 से 3 घंटा पर डे कान में लगाता हूं, मैं तो वो पूरा सिस्टम लगा करके जो है नॉइस कैंसिलेशन का मैं करता हूं। तो आप भी उसका इस्तेमाल करिए, और कहीं से कोई तकलीफ नहीं होती। करे राम, अब आप जब सोचोगे कि कान में, तो मुझे लगता है नॉइस कैंसिलेशन ईयर प्लग तो सबको ले लेना चाहिए। कि आप लाइब्रेरी में हैं तो भी कान में लगा लीजिए, जब थोड़ा कान गर्म होने लगे निकाल के रख दीजिए, फिर लगा लीजिए। ठीक है, ये सब बहुत छोटी बात है। अगर आपको लगता है कि डिब्बा बजा रहे हैं, तो आप जाकर रिक्वेस्ट करिए, उनसे क्या दिक्कत है? लेकिन रिक्वेस्ट करना है, जो काम प्रेम से हो जाएगा ना, आप ट्रस्ट करिएगा, वो कभी भी गुस्से से नहीं हो सकता। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप गुस्सा करें ना करें, तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं हमेशा से ये जानता हूं, क्रोध एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है जिसको अगर मैनेज नहीं किया जाता तो ये नुकसान करता। तो प्रेम से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उनको प्रेम से कहिए कि भैया मुझे दिक्कत हो रही, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं। अगर मान जाते हैं, अच्छी बात है। अगला भी उपाय है भाई, अगर आपको लगता है कि अब चीज नहीं ठीक है, तो आप पुलिस का सहारा लीजिए। और आप स्टूडेंट हैं, आपकी बात पुलिस अवश्य मानेगी। और पुलिस को भी इस लहजे में कि सर केवल आप समझा दीजिए, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे उनके बीच में संबंधों में किसी प्रकार का तनाव हो, क्योंकि आपको भी पढ़ाई करनी। तो किसी प्रकार से आप, ये सब बहुत छोटी चीजें बच्चे। तो ये प्रश्न हो गया आपके सामने बच्चों, लिख लेंगे इसका आंसर, अभी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, देख सकते हैं लिखा होता है, आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इन पीडीएफ।
और दूसरा प्रश्न है, आप देख सकते हैं, ये एथिक्स के लिए, 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के संदर्भ में समझाइए। क्या यह संस्था आज भी वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है इन द 21st सेंचुरी? अब इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। जो सीरियस बच्चे होंगे ना, उनको ये महसूस हो गया होगा कि यार इस आदमी की बात मानो और बस ऑप्शनल को एकदम से रगड़ दो, उसके बाद तो ये आदमी निकाल ले जाएगा प्रीलिम्स, अगर निकल जाता है तो। ठीक है, तो ये हो गया। आप देख सकते हैं हर एक चीज आपके लिए बनी हुई है, हर एक चीज में। अब अगर जिनको प्रीलिम्स में समस्या है तो उनके लिए यह आप देख सकते हैं विशेष हमारा पैकेज प्रीलिम्स का। एक है बेसिक टू करंट, यानी सीसीपी, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन प्रीलिम्स। 2026 के प्रीलिम्स में जिन बच्चों को भी समस्या आ रही है या जो 27 की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, इसमें हम स्टैटिक जीएस की क्लासेस आपको दे रहे हैं, बहुत विस्तार से, बहुत कम फीस में। और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन करंट अफेयर्स, जिसमें करंट अफेयर्स के थ्रू हम स्टैटिक को पकड़ रहे हैं, जिसमें पूरे एक साल का करंट अफेयर्स दिया जाएगा और वो भी सब्जेक्ट वाइज वीकेंड क्लासेस हो रही। तो प्रीलिम्स के लिए इससे बेहतर पैकेज, इससे बेहतर कॉम्बो कहीं नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके सामने हमारे कोर्स हैं, इनको ले सकते हैं। बाकी हमारे यूपीएससी की जर्नी में अगर आप 2027-28 की तैयारी अब करना चाहते हैं तो हमारा प्लेटिनम बैच ले सकते हैं, ऑप्शनल और जीएस का। अगर ऑप्शनल नहीं पढ़ना चाहते हैं, केवल जीएस, तो आप डायमंड बैच ले सकते हैं। अगर केवल ए से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्पायर बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, मेंटरशिप मतलब उस टाइप की नहीं जैसा संस्थाओं में मिल रही, यानी मेरी मेंटरशिप, जो आपको यहां पढ़ा रहा है वही आपको मेंटरशिप भी दे रहा है, तो आप सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको लेते ही ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, इसके लिए अलग से कोई फीस देने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। बाकी अगर आप ऑप्शनल केवल पढ़ना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है अभिव्यक्ति आईएएस ऑप्शनल हब में, जिसमें हिंदी लिटरेचर मैं पढ़ाता हूं, बिल्कुल पर्सनल मेंटरशिप की तरह। हिस्ट्री बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश मैं पढ़ाता हूं, 2 ऑप्शनल प्लस इन ऑप्शनल्स की दी जाती है मेंटरशिप। आपका मीडियम कुछ भी हो, मेंटरशिप आपको दी जाती है। तो मजेदार है, और ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, आप इसको ले सकते हैं और उसके बाद हमारा लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडवांस पीडीएफ है जिसमें इस लेक्चर के पूरे कंटेंट आपको मिलते हैं। अगला टॉपिक होता है अंतरराष्ट्रीय संगठनों से छूट कोई मुफ्त पास नहीं। ये मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया था, अब उसी लहजे में, यानी जो ऐसे यूएन था उसी के साथ ये भी 100% कनेक्टेड टॉपिक है। और सेम सिलेबस आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, भारत के हितों पर अमेरिका ने जो, अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसका इंपैक्ट, ऑब्वियस है इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का, और फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय नैतिकता, जीएस पेपर 4 इथिक्स। तो ये सेम उसी प्रकार का जा रहा है और सेम प्रश्न यहां पर उसी प्रकार से आ रहे हैं, आप उनको देखते जाएंगे। यूएन या जो भी संस्थाएं हैं उनकी क्या भूमिका होती है, ठीक है, उस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप क्लियर है, इस टॉपिक के थ्रू आप आसानी के साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो विषय है वो दिखने में कानूनी लगेगा, पर वास्तव में यह प्रश्न भी या यह विषय भी एथिकल है और ग्लोबल जस्टिस यानी वैश्विक न्याय का प्रश्न है। कल्पना कीजिए, जो कि मैं आपको पहले करा चुका हूं, कि यूएन, अभी आपने पढ़ा ना यूएन की रेलिवेंसी क्या है, तो आपने क्या पढ़ा, यूएन की रेलिवेंसी यानी यूएन की प्रासंगिकता का जो सबसे बड़ा कारण है उसमें से है मानवीय, जो वो हेल्प करता है। तो मानवीय हेल्प में क्या करता है, हमने अभी पढ़ा कि भाई 70 से ज्यादा देशों में अभी तक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भेज चुका है, शांति सैनिक भेज चुका है, जिसमें हमने कांगो, माली, सूडान, इन सब का जिक्र किया कि नहीं किया। अब उसी को, जो उसकी प्रासंगिकता सिद्ध कर रहा है, अब उसी को आप जरा कल्पना कीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक
किसी देश में गए, मान लीजिए वो हैती में गए, किस पर? शांति मिशन पर। लेकिन उनकी लापरवाही से हैती की नदी जहां पर भी ये पीस कीपिंग फोर्स गई थी, उनकी लापरवाही से नदी दूषित हो गई और 10,000 लोग हैजा यानी कालरा से मर गए। ये 2010 की घटना है। जब ऐसा हुआ तो पीड़ित परिवार इन यूएन पीस कीपिंग फोर्स के विरुद्ध अदालत में गए। अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कह दिया, हैती की अदालत ने, भैया यूएन को मुकदमे से छूट प्राप्त है। यानी यूएन को मुकदमे से, यानी इस केस पर जहां 10,000 लोग मर गए, जिसके लिए कहीं न कहीं यूएन जिम्मेदार था क्योंकि उसके लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। हैती में दसियों हजार लोग कालरा से मर गए, लेकिन उसे इम्यूनिटी मिली हुई थी, प्रतिरक्षा मिली हुई थी। भाई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आई होप आप समझ गए। अब यहां पर फिर से अगर समझ गए तो सोचिए कि जो संस्था यानी यूनाइटेड नेशन पहला न्याय और मानवाधिकार की रक्षा के लिए बनी हो, न्याय और मानवाधिकार के लिए, और अगर वही संस्था कानून से ऊपर हो जाए तो क्या यह न्याय संगत है? क्या न्याय और मानवाधिकार की रक्षा के लिए उसका बने रहना रेलिवेंट रह जाता है? यही प्रश्न जो मैंने आपके सामने रखा है कि अगर वही कानून से ऊपर हो जाए तो क्या यह न्याय संगत है? पूरे टॉपिक की आत्मा यही प्रश्न है। इस प्रश्न को ही आपको लिख लेना है, फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बच्चों? और देखो कितना मजेदार, एक बार हिंदी साहित्य वाले बच्चे जितने भी हैं, कल एक धमकी भरा नोट मैंने डाला था हिंदी साहित्य में, और वो फैक्ट भी था, ऐसा नहीं केवल धमकी है। मैंने अपभ्रंश और अवहट का एक कंटेंट डाला, चूंकि अपभ्रंश में काफी कुछ पढ़ा चुका, समझा चुका हूं। अब ये वाला जो बैच चल रहा है इसमें रटा रहा हूं। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरा पर्सनल मेंटरशिप वाला, उसमें मैंने मैसेज डाला कि ऐसा है कि ऐसा ऐसा 6 क्वेश्चन भेज रहा हूं, अगर इसको रटोगे नहीं तो धीरे धीरे, अभी तो नहीं लेकिन जैसे जैसे बच्चे उसको अनसुना करेंगे उनको ग्रुप से निकालता जाऊंगा। विश्वास करो, एक बार हिंदी साहित्य वाले लिखे, लगभग लगभग अभी तक, और काफी बच्चे हैं उस ग्रुप में। बच्चों कितने बच्चे आप लोग लिख दीजिए जिससे कि मुझे ना कहना पड़े, सैकड़ों तो होंगे ही होंगे। और बहुत सारे बच्चों ने कल से उन 6 प्रश्न के बारे में लिखना शुरू किया कि सर हमको याद हो गया, हमको रट गया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। तो कहीं ना कहीं जब तक आपके ऊपर डंडा नहीं होगा ना, तब तक मजा नहीं आएगा। और पहले जो ऑफलाइन में रिजल्ट होते थे अब नहीं हो रहे हैं, तो ऑफलाइन भी इररिलेवेंट ही है, इसको मान के चलिएगा। तो पहले देखो, सब बच्चे लिख रहे हैं मैसेज, तो जो पहले हमारे टाइम पर रिजल्ट होता था वो थोड़ा सा एक था कि टीचरों के प्रति डर था, भय था, वो जो कहते थे बच्चे करते थे। अभी वैसा नहीं है, लेकिन मैं वही चीज लेके चल रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि आप सब ये जो प्रश्न मैं देता हूं यार, लिखिए, जो बातें बोलता हूं इसको सुनिए। ठीक है, तो आज हम यही प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, इम्यूनिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। यूनिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब इम्यूनिटी और अकाउंटेबिलिटी का ये जो प्रश्न, यही पूरा का पूरा हमारा मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे तक पहुंचने के लिए हमें एक सिद्धांत को जानना है। उस सिद्धांत का नाम है फंक्शनल नेसेसिटी। फंक्शनल नेसेसिटी, इसको आप हिंदी में भी फंक्शनल नेसेसिटी ही लिखिए तो थोड़ा ज्यादा सिटी। तो फंक्शनल नेसेसिटी सिद्धांत क्या है? इसी के साथ इम्यूनिटी जुड़ा हुआ, इसलिए आपको यह समझना जरूरी है।
द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था। उसके बाद इसको एक एज अ कहानी आप समझिए तो और मजा आएगा समझने में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में जब यूएन की स्थापना हुई, जैसा अभी आपने पढ़ा, तो पूरी दुनिया उस समय चाहती थी मेरे प्यारे बच्चों कि यह नई संस्था किसी एक देश के कानून या राजनीति के अधीन ना रहे। और ये सही भी था, अदरवाइज उस देश की राजनीति का उस पर कंट्रोल होता है। तो 1946 में इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1946 में यूएन जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया। उस प्रस्ताव में कहा गया कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईओज हैं, उनको अपने कार्यों में, किसी भी देश में जो वो अपना कार्य कर रहे हैं, को उनको एक विशेष विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा होगी। विशेषाधिकार मतलब जैसे आप एसडीएम हैं तो डब्ल्यूएचओ के लोग आपका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के लिए, जबकि आप उनके लिए काम करने के लिए जिम्मेदार तो है नहीं, आपकी नियुक्ति तो उनके लिए हुई नहीं। और उनको इम्यूनिटीज मिलेगी, जिससे वो क्यों मिलेगी? जिससे वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकें। यहीं से जन्म होता है फंक्शनल नेसेसिटीज के सिद्धांत का, जिसे आप हिंदी में भी कहना चाहें तो कहेंगे कार्यात्मक आवश्यकता का सिद्धांत। कार्यात्मक आवश्यकता का सिद्धांत, ये इसलिए पढ़ा दे रहा हूं कार्यात्मक आवश्यकता का सिद्धांत। आपको याद होगा कि मॉन्ट्रो रिकॉर्ड और ये सब आप जो प्रश्न आ रहे हैं, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज पंचायत के लिए आ रहा है, उसमें इन सब चीजों पर विशेष फोकस हो रहा है। इसी प्रकार के नई नई चीजें आपसे पूछी जा रही। तो कार्यात्मक आवश्यकता का सिद्धांत यहीं से जन्म होता है। यूएन जनरल असेंबली के प्रपोजल से रट लीजिएगा। इसका मतलब क्या था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को उतनी ही प्रतिरक्षा दी जाए जितनी उनके काम को स्वतंत्र रूप से करने के लिए आवश्यक हो। आप कहेंगे सर एक एग्जांपल समझाएंगे? हम कहेंगे बिल्कुल समझाएंगे। आप डब्ल्यूएचओ की कल्पना कीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चला रहा है, तो भारत की अदालतें हर छोटे विवाद में दखल ना दें। विवाद तो होंगे ही होंगे, वरना काम रुक जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये जो कार्यात्मक आवश्यकता का सिद्धांत था, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, यह सिद्धांत एक टर्म आएगा काम की स्वतंत्रता के लिए था। किसके लिए था? काम की स्वतंत्रता के लिए भाई। यानी जो फंक्शनल नेसेसिटी है, ये काम की स्वतंत्रता के लिए था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? अन्याय से छूट के लिए नहीं। मान लीजिए आपने अन्याय कर दिया तो अन्याय से छूट के लिए नहीं था। तो यह सिद्धांत आपकी समझ में आ गया बच्चों। लेकिन अब इस सिद्धांत पर हमले शुरू होंगे। यानी पहला संकट क्या आएगा इस सिद्धांत पर? ऑब्वियस है, सिद्धांत बन गया, समय बीतता गया और यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे संगठन, यूनिसेफ अब केवल शांति के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो लोन दे रहे थे, वो पॉलिसी बनाने में मदद कर रहे थे विभिन्न देशों की, वो विभिन्न देशों के गवर्नेंस को, उनके ट्रेड को प्रभावित कर रहे थे। ट्रेड यानी डब्ल्यूटीओ। अब इनकी शक्ति बढ़ रही थी, तो जहां शक्ति बढ़ेगी वहां विवाद भी बढ़ेगा। आपने देखा हो आपके आसपास कोई दोस्त हो ताकतवर हो तो ऐसा नहीं लगता कि जा रहा भी दीवार तोड़ के निकल जाएगा, ऐसा सीना उन्होंने तान के चलता है वो। जैसे आप जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, मैं जब जिम में जाता था हाथ वाथ ऐसे चौड़े करके बिल्कुल ऐसे घूमते थे, ऐसे बिल्कुल, ये ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे कैसे लगता था कि बस अभी यहां से निकलेंगे और दीवार को फाड़ते हुए और तब जाएंगे। यानी उनको देख के जब भी वो रोड पे चले ऐसे ऐसे, तो उनको देख के लगता ना कि बस आ रही है, ये पहले पार करेंगे फिर बस रुक जाएगी, जब ये निकल जाएंगे तब बस निकलेगी। ऐसे ऐसे चल रहे रेड लाइट पे, ऐसे लगेगा कि रेड लाइट जो है इनके किसी काम की नहीं है। अब रेड लाइट रेड ही रहेगी, ब्लू और जो है येलो, सॉरी ग्रीन और येलो नहीं होगी जब तक ये निकल नहीं जाएंगे।
ऐसा आप लोगों ने देखा है? तो ऑब्वियस है, पहला संकट आया। अब पहला आया कि यूएन पीस कीपर्स की गलती से, जैसा मैंने पहले टॉपिक में पढ़ा है, कालरा फैला, 10,000 मौतें हुई। अदालतों ने कहा यूएन को प्रतिरक्षा है, यानी जो लोग समाधान मांगने गए उनको कह दिया जाए कि भाई वो इम्यूनिटी, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये पहला टकराव था किसका? जस्टिस वर्सेस इम्यूनिटी का। ये पहला टकराव था जस्टिस वर्सेस इम्यूनिटी का। पॉइंट इज क्लियर बच्चे? अब दूसरा टकराव कब होता है? वही जो भारत वाला, जैम वर्सेस आईएफसी केस। नोट्स में आपको सब मिलेगा, 2019 यूएस सुप्रीम कोर्ट में। आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो विश्व बैंक ग्रुप की एक ब्रांच है, एक शाखा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारी शाखाएं, वैसे ही है विश्व बैंक की एक शाखा। आईएफसी ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? भारत के टाटा का एक प्रोजेक्ट था, टाटा मुंद्रा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मुंद्रा गुजरात में, उसको लोन दिया। अब लोन दिया, इन्होंने काम शुरू किया, कुछ समस्या हुई, लोकल जो फिशरमैन थे, स्थानीय मछुआरे थे, उन्होंने केस कर दिया कि अगर इनका प्रोजेक्ट यहां चलता है तो हमारी आजीविका खत्म हो जाएगी, और समुद्र प्रदूषित हो गया। तो जैसे ही मछुआरों ने विरोध किया, तो आईएफसी के जो लीडर्स थे उन्होंने कह दिया, जो इंडिया में थे, कि भाई हम पर मुकदमा चल नहीं सकता, क्योंकि हमें तो इम्यूनिटी, हमें तो प्रतिरक्षा है। अब आप देख सकते हैं, पर यह केस मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को झकझोरता है। और ऐसा ही एक केस 2019 में सुप्रीम कोर्ट में आया अमेरिका के। अब ताकतवर देश जो कह दें वही कानून है। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया उनके यहां जो केस हुआ था उस परिप्रेक्ष्य में, कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती, यानी निरपेक्ष, अब यही रट लेना आपको, यही समय चल रहा है, निरपेक्ष प्रतिरक्षा नहीं है कि आप कुछ भी कर दीजिए। उन्हें भी जवाबदेह रहना होगा जैसे किसी देश को। यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला दिया यूएस के, यही वो पल था जब फंक्शनल नेसेसिटी, जो हम यहां पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शनल नेसेसिटीज, अब ये कंडीशनल इम्यूनिटीज में बदल गई। कंडीशनल इम्यूनिटी में बदलने का रास्ता खुल गया, यानी आई होप आप समझ गए। ठीक है? इसी प्रकार से कई और केस हुए, जिसमें तीसरा केस था वेट, WAIT एंड कैनेडी। ये दो व्यक्ति थे जिनको नौकरी से निकाला गया था, वर्सेस यूरोपियन स्पेस एजेंसी, 1999 जर्मनी। तो दो कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, और उनको जब बर्खास्त किया गया, उन्होंने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ केस किया। तो जर्मन अदालत ने यह फैसला सुनाया कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको प्रतिरक्षा तभी मिलेगी जब उसके पास इफेक्टिव इंटरनल रेमेडी, यानी न्याय देने की आंतरिक व्यवस्था हो। मतलब जो आईएफसी ने टाटा मुद्रा प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा दिया था, ध्यान समझिएगा, मैं उस केस से इस अपनी बात को समझाने के लिए उसका उल्लेख कर रहा हूं, बाकी वो इस वाले पॉइंट में उसका कोई रोल नहीं, बस समझाने के लिए कि अगर आईएफसी के पास अपना कोई ट्रिब्यूनल है जो ऐसे मामलों की देखभाल करे, जो उसके खिलाफ शिकायत के रूप में आ रही, तब तो ठीक है, अदरवाइज ठीक नहीं है। फिर अदालतें इन मामलों की सुनवाई करेंगी जिन देशों में ऐसे मुकदमे होंगे। समझ में आया? यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को तभी इम्यूनिटी मिलेगी जब उसके पास अपना एक आंतरिक न्याय पैनल हो, इफेक्टिव इंटरनल रेमेडी, यानी न्याय देने की आंतरिक व्यवस्था हो। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस केस ने भी क्या तय किया? इस केस ने तय किया कि प्रतिरक्षा
इम्यूनिटी न्याय से ऊपर नहीं हो सकती। और कहा भैया अपने अपने अंदर एक न्यायिक निकाय बनाओ जिससे कि आपके खिलाफ केस आए तो आप उसको निपटाओ, और नहीं होगा तो हम निपटाएंगे। जर्मन की अदालत ने ऐसा कहा। अब इसमें अगर हम इंडिया का रेफरेंस लें, यानी भारत का रेफरेंस लें, तो भारत में भी तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनडीपी काम कर रहा है, डब्ल्यूएचओ काम कर रहा है, यूनिसेफ, बहुत सारे ये सब काम करते हैं। तो भारत में ये जो संस्थाएं काम करती हैं, इनकी प्रतिरक्षा किस कानून से तय होती है, ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए भी जानना चाहिए और मेंस के लिए भी वो कौन सा कानून है। तो वो है यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947। ठीक है, यानी इस कानून के तहत विदेशी संस्थाएं जो हिंदुस्तान में काम करती हैं उनको इम्यूनिटी मिलती है। अब ये कानून रट लीजिए, यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से हमारे सामने बना था, जो मैंने आपको पढ़ाया। पर यहां भी यही प्रश्न उठता है कि अगर कोई भारतीय कर्मचारी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अन्याय के खिलाफ केस करे तो क्या भारतीय अदालत हस्तक्षेप कर सकती है? अभी तक इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। याद रखें, अभी तक इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट जहां भी केस जाएगा उसके विवेक पर यह डिपेंड करता है कि वो भी जर्मनी या अमेरिका की तरह कोई डिसीजन दे। बट हां, ये जैम वर्सेस आईएफसी जो मामला था, यानी जो टाटा मुद्रा प्रोजेक्ट को लेकर के, इन मामलों ने भारत में भी इस बहस को सक्रिय कर दिया है। तो ऑब्वियस है आपको भी ये चीज जाननी चाहिए, और दुनिया यही कह रही कि भाई अब हमें विचार करना चाहिए कंडीशनल इम्यूनिटी, मोरल इम्यूनिटी के ऊपर भी, यानी इनको खुलेआम छूट ना मिले। तो आपकी तरफ से सजेशन भी यही होता है जो आपको मैंने लिखा कि फंक्शनल नेसेसिटी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अब हमें मोरल नेसेसिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि ये संस्थाएं स्वयं अपनी जवाबदेही तय करें। तो हम कह सकते हैं इन द एंड, निष्कर्ष के रूप में, कि प्रतिरक्षा इम्यूनिटी संस्था की स्वतंत्रता की रक्षा करती है कि वो फ्री होकर के अपना फंक्शन कर सके, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो मानवता की रक्षा करती है। शब्द को पकड़िएगा, यानी प्रतिरक्षा संस्था की स्वतंत्रता की रक्षा करती है और जवाबदेही मानवता की रक्षा करती है, अकाउंटेबिलिटी। और स्वाभाविक रूप से यही आपको यूपीएससी की अंतिम पंक्ति के रूप में दिखाना है। दिखा पाएंगे बच्चों? क्लियर हो गया? एकदम से क्लियर 100%? बोलिए भाई। ठीक है, तो ये हो गया, और आपके पीछे आ रहा प्रश्न, आप एक बार इन प्रश्नों को देखें। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनकी स्वतंत्रता के लिए प्रतिरक्षा आवश्यक है, परंतु यह उत्तरदायित्व से बचने का बहाना नहीं बनना चाहिए। उदाहरण सहित विवेचना कीजिए, क्या इस प्रश्न को आप डील कर पाएंगे? ठीक है, इस प्रश्न को आप डील करिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका एक एथिकल एंगल भी है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक वित्त पोषण प्राप्त करते हैं और राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करते हैं, तो वे जिन लोगों की सेवा करते हैं उनके प्रति उनकी कौन सी नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, प्रतिरक्षा और उत्तरदायित्व के संदर्भ में, यानी वही इम्यूनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ या अकाउंटेबिलिटी के संदर्भ में आपको इस प्रश्न को लिखना है। इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आता है अगला, एनसीएलटी नाइदर अ ट्रिब्यूनल नॉर अ कोर्ट फॉर आईबीसी। डायरेक्ट इस पे आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना। और क्यों इंपॉर्टेंट है उन सब विषयों पर बाद में बात करेंगे, सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कभी इस प्रश्न को केवल आप देखिए, न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो क्या पता एनसीएलटी वगैरह पर भी आगे जाकर के आपको प्रश्न देखने को मिले, तो इसको मैं समझा देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सोचिए, आप हमेशा इनोवेटिव आइडिया में सोचिए, क्योंकि सोचना ही आपको यूपीएससी की तरफ ले जाएगा। पढ़ना कितना पढ़ेंगे आप, कि अगर किसी बड़ी कंपनी
जैसे जेट एयरवेज हो गया, IL&FS हो गया, या गो फर्स्ट हो गया, या कोई भी एयरलाइन कंपनी, एयर इंडिया हो गया, उनके ऊपर हजारों करोड़ों का कर्ज चढ़ जाए, और जैसा कि आपने देखा ही होगा जेट एयरवेज वगैरह के ऊपर चढ़ा भी है, तो क्या होगा? क्या बैंक खुद जाकर उसका ऑफिस बंद कर देंगे? आप कहेंगे। या कर्मचारी कोर्ट में जाकर वेतन मांगेंगे? आप कहेंगे सर ये दोनों नहीं हो सकते। ना तो बैंक खुद जाकर उसका ऑफिस बंद करेगा जहां जिसको उसने कर्जा दिया, या कर्मचारी कोर्ट में जाकर वेतन मांगेंगे। दोनों नहीं हो सकता। यहीं पर आज का टॉपिक आकर के जुड़ता है, यानी भारत का नया आर्थिक प्रहरी एनसीएलटी। तो प्रीलिम्स में यह भी आ सकता है, इनमें से कौन सा भारत का आर्थिक प्रहरी है? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये क्या है? आज हम यही सीखेंगे। एनसीएलटी क्या है? एनसीएलटी बेटा ना तो ट्रिब्यूनल है, प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, ना ही कोर्ट है। तो ये क्या है? यह एक न्यायिक प्राधिकरण या न्यायिक निकाय कह सकते हैं इसको। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो ज्यादा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एडजुकेटिंग अथॉरिटी है। यही आपको सिखाना है, और खूब ये अखबारों में चर्चा में है, आप सबको जानना चाहिए एनसीएलटी। तो एक नया एंगल था एनसीएलटी पर, मैं काफी कुछ कंटेंट आपको पहले भी दे चुका हूं, इकोनॉमिक्स की प्रीलिम्स की क्लास में भी। एनसीएलटी की स्थापना 2013 में आपको पता है कंपनी एक्ट के अंतर्गत हुई थी। 2013 में कंपनी कानून आया था, और 2016 में जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया, तो जब और ये जब लागू हुआ, उसके बाद इसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, यानी न्यायिक निकाय कहा गया है। और इसका एम है, इसका उद्देश्य जो उसके न्यायिक निकाय के टर्म से ही समझ में आता है कि जो भी कारपोरेट इंसॉल्वेंसी है उसका रेजोल्यूशन करना। आप देख सकते हैं, और वो भी रेजोल्यूशन कैसे करना, एक समयबद्ध प्रक्रिया हो, टाइम बाउंड प्रक्रिया हो, और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हो, और एक अनुशासन बना रहे, इस बात को भी ध्यान में रखना। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझिएगा, CIR यानी एग्जाम्पल, जैसे जब जेट एयरवेज हो गई या SR स्टील हो गई, ठीक है ना, ये कंपनियां जब अपना कर्ज नहीं चुका पाई मेरे प्यारे बच्चों, तो उनका रेजोल्यूशन किसने कराया? इसी एनसीएलटी ने कराया। अब आज के टॉपिक में यही कि भाई एनसीएलटी क्या है? ये कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है? ठीक है बच्चों, क्या है? ट्रिब्यूनल है या कोर्ट है? आपको देखना है। तो इसका उत्तर है ना तो कोर्ट है ना तो ट्रिब्यूनल है। ये क्या है प्रीलिम्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों? स्पेशलाइज्ड, ये याद करिएगा, स्पेशलाइज्ड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, यानी क्वासी स्पेशलाइज्ड जुडिशियल अथॉरिटीज का मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि ये केवल यह सुनिश्चित करती है कि आईबीसी की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर का पालन हुआ है कि नहीं है। रट लीजिएगा, प्रक्रिया शब्द मैंने पहले भी बोला था, यानी स्पेशलाइज्ड यानी एक विशेष, विशेषीकृत, क्वासी अर्ध जुडिशियल अथॉरिटी है, अर्ध न्यायिक निकाय है, विशेषीकृत अर्ध न्यायिक निकाय है, जो केवल यह सुनिश्चित करता, केवल शब्द, कि आईबीसी की प्रोसीजर का पालन हो रहा है कि नहीं। आई होप आप समझ गए हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और इसका मैं जो भी एडजुकेटिंग अथॉरिटी होती हैं, इनके बीच का एक कंपेयर चार्ट बना दूं तो शायद आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो कंपैरिजन चार्ट जरा देखिएगा आप एक बार, चार्ट, ठीक है।
यानी एस्पेक्ट्स यानी पहलू, कोर्ट, फिर ट्रिब्यूनल टी, और एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो आज के बाद से कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पर प्रश्न आएगा तो आप यही सारी चीजें करिएगा। तो पहलू जैसे हम कहें विवाद का निपटारा, तो किसी भी विवाद का निपटारा कोर्ट में क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है, ऑब्वियस है, चाहे वो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन पूर्ण हो जाता है, कोर्ट में पूर्ण होता है। ट्रिब्यूनल में आंशिक विवाद का निपटारा होता है, याद रखिएगा, और एनसीएलटी में सीमित होता है, लिमिटेड होता है, आप देख लीजिएगा। तो पहले स्तर पर फिर ऐसे ही प्रीलिम्स पढ़ना है, कानून की व्याख्या। कानून की व्याख्या ऑब्वियस है कोर्ट में पूर्ण होती है, ट्रिब्यूनल कभी कभी किसी कानून की व्याख्या करता है, और ये जो एनसीएलटी जैसी संस्थाएं ये कभी भी कानून की व्याख्या नहीं कर सकती, इनके पास वो शक्ति नहीं। फिर तीसरा होता है प्रक्रिया की निगरानी। प्रक्रिया की निगरानी मेरे प्यारे बच्चों, कोर्ट तो ऑब्वियस है पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है, ट्रिब्यूनल नहीं करता है, और जो एनसीएलटी है ये करती है, या इस प्रकार की जो संस्थाएं प्रक्रिया की निगरानी करती हैं। और अगला पॉइंट आता है, अगर समानता आधारित निर्णय, ये कोर्ट लेता है, ट्रिब्यूनल कभी कभी लेता है, और एनसीएलटी बिल्कुल भी नहीं लेती है। ठीक है, तो आई होप आप इसको बहुत बढ़िया से समझ गए। तो एनसीएलटी क्या करता है, यानी ये मेरे प्यारे बच्चों इसके मुख्य कार्य, पहला होता है कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करता है, सीआईआरपी। तो सीआईआरपी की जो प्रक्रिया शुरू होती है किसी भी कारपोरेट की इंसॉल्वेंसी की, दिवालियापन की, तो उसकी शुरुआत यही करता है, यानी प्रक्रिया को मंजूरी देता है। शब्दों का चयन देखिएगा, प्रीलिम्स में ऐसे ही पढ़ना है। मैं एक टॉपिक करा रहा हूं, आप इसी के हिसाब से 10 टॉपिक तैयार कर सकते हैं कि अच्छा हमको पढ़ने का तरीका यही सीखना जो सर सिखा रहे, यानी पढ़ते समय एक एक चीज क्लियर, कोई भी चीज फंसे तुरंत उसको आपको सर्च करना है, उस पर काम करना है, मुझसे पूछना है। कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को मंजूरी देना। दूसरा जो सीओसी होते हैं, सीओसी यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो पैसा देने वाले होते हैं, तो सीओसी प्लान तैयार करते हैं दिवालियापन का। तो ये रेजोल्यूशन प्लान जो तैयार करती है सीओसी, उसको ये अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, कौन? एनसीएलटी। तो ये भी याद रखें कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और एनसीएलटी का क्या संबंध है, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी जो भी व्यक्ति होते हैं जो रेजोल्यूशन की प्रोसेस को देखेंगे, चेक करेंगे, अपनी रिपोर्ट्स देंगे, उनकी नियुक्ति भी यही करता है और निगरानी भी यही करता है, याद रखिएगा। और चौथा, दिवालियापन की जो अंतिम प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं लिक्विडेशन। क्या कहते हैं? लिक्विडेशन। इस लिक्विडेशन की देखरेख भी यही करता है। आई होप आप समझ गए। फिर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो जो एसआर स्टील का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, 2019 में था ये केस। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी कि उसको आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक में, कि एनसीएलटी कैन नॉट इंटरफेयर विद द कॉमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी, यानी सीओसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यानी एनसीएलटी यह नहीं देखेगा कि निर्णय अच्छा है या बुरा है, ये उसकी शक्ति नहीं, वो केवल प्रोसेस देखेगा, बस यह देखेगा कि निर्णय कानून के अनुसार लिया गया या नहीं लिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ढंग से मैंने आपको यह चीज समझाई। तो इसी से निकल के आता है एनसीएलटी की सीमाएं क्या है। तो आपको सारी सीमाएं यहीं से पता लग गई, जो यहां पर मैंने बताया कि क्या कोर्ट कर सकता है, ट्रिब्यूनल कर सकता है और क्या ये नहीं कर सकता। यानी विवाद के मेरिट में यह निर्णय नहीं दे सकता, यह केवल स्टेचुरी जो कंप्लायंसेस होते हैं उनकी पुष्टि करता है। सीओसी के जो भी बिजनेस डिसीजंस होते हैं उसमें ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता, खुद से कोई नया आदेश नहीं बना सकता, केवल अप्रूव कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। इसीलिए एनसीएलटी को क्या कहते हैं बच्चों, एक शब्द दे रहा हूं, प्रोसीडरल
गेट कीपर है ये, यानी प्रक्रिया का रखवाला है, नॉट अ डिसीजन मेकर। बस ये सब पकड़ेगा। जहां पर भी ऑप्शन में एक भी ऑप्शन एनसीएलटी के बारे में डिसीजन मेकिंग से जुड़ा, तुरंत कहेगा कि ना ना गुरु नहीं, ये तो केवल गेट कीपर है, सर ने कहा था। आई होप आप समझ गए। अब एनसीएलटी से और कौन कौन सी संस्थाएं जुड़ी हैं, तो एक संस्था है IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा डिटेल करके, जो इंसॉल्वेंसी से संबंधित नीति और नियम तय करता है। दूसरा होता है आरपी यानी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, ये दिवालियापन की प्रक्रिया को पूरा संचालित करते हैं। सीओसी मैंने आपको बता ही दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सीओसी जो कर रहा है उसके प्लस माइनस पर ये चर्चा नहीं कर सकते, केवल प्रक्रिया को देख सकते हैं। सीओसी यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, ये निर्णय लेने वाला निकाय है। और एनसीएलएटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपील सुनने वाला, यानी एनसीएलटी के आदेश पर एक संस्था और है जो सुनवाई करेगी मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप समझ गए, ठीक है ना। तो बस इसी को आपको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। तो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या पता कभी, जैसे यहां पर एक यूनिट लगी हुई इंडियन पॉलिटी की, स्टेचुरी रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी, तो क्वासी जुडिशियल बॉडी में एनसीएलटी क्या पता कभी आपसे पूछ ले। और इकोनॉमी से रिलेटेड है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इसलिए यह इकोनॉमी का सिलेबस भी यहां लगाया गया है जिससे आप इसको पढ़ सकें। आई होप। और ये जैसे विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त शक्तियां, कार्य, ठीक है ना, इसके साथ भी आप इसे इनडायरेक्टली जोड़ सकते हैं। और क्योंकि एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी काम कर रही है, ठीक है। और गवर्नेंस के साथ, कारपोरेट गवर्नेंस पर कोई प्रश्न आता है तो आप जोड़ सकते हैं। और ऑब्वियस इसकी भूमिका कहीं ना कहीं है, कारपोरेट नैतिकता पर कोई प्रश्न आता है तो वहां पर भी आप, या कारपोरेट गवर्नेंस पर कुछ भी लिखने को आता है तो आप यहां पर उसका यूज कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो जाता है। और एक प्रश्न भी है, आप यहां से देख सकते हैं। एक बार आप इस प्रश्न को देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चे, कर लेंगे इसको, ठीक है। पढ़िए इसको और इसी प्रकार से बिल्कुल क्लीन हिट करना है। तो क्वासी जुडिशियल है, आप सबको पता है उसका स्वरूप, और कुछ पता नहीं बेटा कैसे प्रश्न आ जाए। ईसीएल को हमारी बैंकिंग वास्तविकता के अनुरूप बनाना। तो ईसीएल एक, इसका ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आरबीआई ने रिलीज किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क, किसके लिए, ईसीएल के लिए, ईसीएल बेस्ड प्रोविजनिंग के लिए, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो ये तो प्रीलिम्स में मेरी तरफ से आउट है। और आप देखिएगा कभी कभी घुस के पूछेगा तो फिर आप आता हुआ प्रश्न भी गलत कर देते हैं, इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा। ओनली प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ेंगे, बाकी एनपीए वगैरह कुछ भी ऐसा आए तो वहां पर भी एक रिफॉर्म के ऊपर कि एनपीए के लिए भारत सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर बच्चों, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जब कोई बैंक हमें लोन देता है, यानी बैंक हो गया, इसका काम है लोन देना किसी भी कंपनी को, हमको आपको। तो जब ये लोन देता है तो वो सिर्फ क्या पैसे देता है, नहीं, वो केवल पैसे नहीं देता है, वो एक ट्रस्ट देता है, एक विश्वास देता है कि भैया हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप चुकाएंगे। क्या ऐसा है कि नहीं? लेकिन जब आप नहीं चुकाते, जब वो विश्वास टूट जाता है, तो उससे ही हम कहते हैं एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी आप बैंक का भरोसा तोड़ रहे हैं। तो बैंक से अब आरबीआई क्या चाहता है? अब आरबीआई ये चाहता है इस बैंक से कि आप
विश्वास दो, विश्वास दो यानी लोन दो, लेकिन लोन देने के साथ साथ आप दूरदर्शिता भी रखो। क्या रखो? दूरदर्शिता भी रखो। यानी दूरदर्शिता का मतलब कि नुकसान का अंदाजा पहले से लगाओ, पहले से लगाओ। और यही है जो आरबीआई का ड्राफ्ट है, ईसीएल, पहले से नुकसान का अंदाजा लगाना, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क। यही मेरे प्यारे है, ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं जिससे आप ईसीएल को और अच्छे से समझ पाए कि अगर आपको पता है कि अगला महीना बरसात का है, या आपको पता है कि अब अगला महीना ठंडी का है, ठंडी आने वाली है, आने वाली है ना ठंडी, इंपैक्ट आ चुकी है, लानीना का इंपैक्ट भी है, तो क्या आप स्वेटर अगले महीने खरीदेंगे या फिर आप मार्च में आया या अप्रैल में खरीदेंगे? बताइए। सेम वही चीज कि अगर आपको पता है कि अगले महीने बारिश होने वाली है, तो छाता कब खरीदेंगे? अगले महीने जब बारिश होगी, या पहले से आप तैयार रहेंगे? तो ऑब्वियस आप कहेंगे सर पहले से। तो बस आरबीआई भी यही कह रहा है कि भविष्य के खतरे को पहले से पहचानो, यानी लॉस आने से पहले उसकी तैयारी रखो। यही है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी ईसीएल की सोच। आप कहेंगे सर अच्छा, ये तो मुझे समझ में आ गया ईसीएल क्या, सर पहले क्या होता था? अब दूसरा कलर लेता हूं। आप कहेंगे सर पहले क्या होता था? तो पहले का जो मॉडल था उसका नाम था आईएलएम, जिसे हम बोलते हैं इनकर्ड लॉस मॉडल। क्या होता था? इनकर्ड लॉस मॉडल। यानी बैंक तब तक नुकसान नहीं मानते थे जब तक कोई लोन वास्तव में डूब ना जाए। इसको बोलते हैं इनकर्ड लॉस मॉडल। हो गया लॉस, वो कहते थे तभी मेरा नुकसान है जब तक वो डूब ना जाए। यानी रिएक्टिव अप्रोच थी। रिएक्टिव अप्रोच, पहले नुकसान फिर प्रतिक्रिया। और आप सब भी अभी इसी को आपके जीवन से जोड़ने वाला हूं प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के साथ। पॉइंट इज क्लियर बेटा? यानी आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपए उधार दीजिए, उधार दिए, कल्पना कीजिए 500 रुपए आपने उधार दिया। जब तक वो पैसा नहीं लौटाता आप शांत हैं, जब वह डूब जाता है तब जाकर आप कहते हैं अब तो नुकसान हो गया। यही होता है इनकर्ड लॉस मॉडल मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी को दूर करने के लिए ईसीएल का मॉडल वो ला रहा है जो आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी अब बैंक भविष्य में होने वाले नुकसान का अनुमान लगाकर कि भाई हमने 5 रुपया दिया, हो सकता है 2 रुपया ना आए, और अनुमान कैसे लगाएंगे? उन्होंने जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया है उस प्रोजेक्ट की कंडीशन, उसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका निकलने का स्तर, इस प्रकार की चीजें। आई होप आप समझ रहे हैं बच्चों। पॉइंट इज क्लियर? तो वही वो कह रहा है कि अब हम ईसीएल लेकर के आएंगे, यानी भविष्य में होने वाले नुकसान का अनुमान लगाकर पहले से उसकी प्रोविजनिंग करेंगे। इसे बोलते हैं प्रेडिक्टिव अप्रोच, यानी पहले अनुमान फिर तैयारी। अनुमान लगा लेंगे। यानी आपने अपने दोस्त को जो 10,000 रुपए दिए या 500 रुपए दिए, ठीक है ना, और आपके मन में हो कि अगर यार इसने ना लौटाया तो आपने पहले से ही अपने बैंक को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, कि उसने कहा कि जून में लौटाएगा, तो आपने 1,000 रुपया जून के खर्चे के लिए रख लिया। यही है ईसीएल का सिद्धांत, लॉस को पहले से ही अनुमानित करके तैयारी करना। और इसका मकसद क्या है आप सबको तुरंत समझ में आ गया होगा। ऑब्वियस है, बैंकों की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वित्तीय स्थिरता है, उसको बढ़ाना। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी लाना, क्योंकि एनपीए छिपाना अब मुश्किल होगा किसी भी बैंक के लिए। और तीसरा, भारत की बैंकिंग को ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो बेसल नॉर्म्स होता है ना, उसमें इस चीज की कल्पना की गई है।
तो बेसल मानदंडों के अनुरूप अपने बैंकिंग व्यवस्था को बनाना, याद रखिएगा। अब आर्टिकल में यही कहा गया है कि भाई क्योंकि भारत की समस्या अलग है, तो हमें भारत की समस्या के हिसाब से ईसीएल को लाना होगा। क्यों? क्योंकि भारत में बैंकिंग बहुत डाइवर्स है। कृषि ऋण भी हम दे रहे हैं, एमएसएमई को भी हम लोन दे रहे हैं, रिटेल लोन्स भी दे रहे हैं, हमको और आपको दे रहे हैं। और हर सेक्टर की अपनी समस्या है और रिकवरी का तरीका अलग है। कैसे? किसान ने पैसा लिया तो ऑब्वियस है किसान पैसा लौटाएगा, कम लौटाएगा या पूरा लौटाएगा या बिल्कुल नहीं लौटाएगा, यह बात किस चीज पर निर्भर करता है कि मानसून। यानी आप कह सकते हैं कि मानसून एनपीए का एक बहुत बड़ा कारण है। कह सकते हैं कि नहीं, भारतीय मानसून कृषि के साथ जुआ है। तो आप पढ़ते हैं, आज आपको सिखा रहा हूं कि मानसून एनपीए भी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि किसान ने अगर पैसा लिया और मानसून नहीं आया तो वो पैसा तो एनपीए होना फिक्स है। तो किसान की किस्मत बारिश पर निर्भर है, और बारिश पर अगर किसान की किस्मत हो तो बैंक की किस्मत भी है। दूसरा, एमएसएमई की कमाई बाजार पर निर्भर, अगर बाजार मंदा पड़ गया, डिमांड ना हुई तो रिटेल लोन ईएमआई नौकरी पर निर्भर है। यानी जो हम और आप कार और फ्रिज के लिए लोन लेते हैं, बाइक के लिए जो लोन लेते हैं, वो नौकरी अगर गई तो आप गए। इसीलिए आरबीआई कह रहा है कि ईसीएल को भारत के हिसाब से टेलर करो। यानी आपको विदेशों से कस्टमाइज नहीं करना है, विशेष विदेशों से कॉपी नहीं करना, माफी चाहूंगा, आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना। तो आई होप आप समझ गए, यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया और कहा गया है कि जो ईसीएल, इसको हमारे कानूनों के साथ आपको जोड़ना होगा। और हमारे मौजूदा कानून सरफेसी एक्ट, याद रखिए, आप इसका डिटेल भी करके पढ़ सकते हैं। आज 2002 में आया था सरफेसी एक्ट, इसी एनपीए की समस्या के समाधान के लिए। यानी अगर मैंने बैंक से लोन लिया, चुका नहीं पाया, तो हमारी संपत्ति को क्या करेगा? जब्त करेगा। तो बैंकों को संपत्ति जब्त करने की शक्ति देता है सरफेसी एक्ट 2002। फिर इसके बाद दूसरा है डीआरटी, यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी है, ऋण वसूली के लिए यह एक संस्था है। और आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो आप देख सकते हैं इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को का तेज समाधान करने के लिए कानून हम लेकर के आए। तो इन तीनों के साथ इसको जोड़ा जाए, इन तीनों कानूनों के साथ ईसीएल का तालमेल जरूरी है, ताकि डबल रेगुलेशन ना होने पाए और बेहतर ढंग से निर्णय लिए जा सके। बस यही बात आपको पढ़ना है। अब एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, देखता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाते हैं प्रीलिम्स का। अगर दे पाए तो आप ठीक है। चलिए, ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क, अब आप इसको हिंदी में कैसे भी लिख सकते हैं। ए, रिकॉग्नाइज लॉसेस आफ्टर दे अकर, यानी एक शब्द में हो जाने के बाद। बी, एस्टिमेट्स पोटेंशियल लॉसेस इन एडवांस, अनुमानित करना, पहले अनुमानित करना नुकसान। सी, is same as incurred loss model. D, applies only to cooperative banks. आंसर बताओ, इसमें से क्या आंसर होगा? तो इस प्रकार से आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। आंसर तो भाई, इसका आंसर क्या है? आंसर दीजिए। ये हुई बात, एक तरफ से बीबी आने लगा। ऐसे ही सतर्कता के साथ पढ़ाई करनी है और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे हमारी इस पीडीएफ में, यानी जो इसके बाद आपको मिलेंगे। बाकी यूपीएससी की तैयारी के लिए आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब हमारे साथ हमारे इन फाउंडेशन कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी बच्चे
रैंक लगाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बहुत क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़ा जाए। आइए, आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपसे ज्यादा इनोवेटिव, क्रिएटिव रह करके मैं मेहनत करूंगा और सिलेक्शन जरूर होगा। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप जरूर इस प्लेटफॉर्म पर आए। थैंक यू सो मच।